आज हम आपको वह तरीका बता रहे हैं जिससे चार्जशीट को एविडेंस की स्टेज शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया जा सकता है। आप रिकॉर्ड पर फेवरेबल एविडेंस के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि आईओ जो कुछ भी चार्जशीट के रूप में कोर्ट में फाइल करके गया है, उसी में से ऐसी लीगल दरारें ढूंढ निकालते हो जो पूरी चार्जशीट को भीतर से तोड़ने का नक्शा थमा देती हैं। तोड़ने का क्या कहिए, बल्कि कहिए फोड़ने का नक्शा थमा देती हैं। आप चार्जशीट के भीतर उनसे विस्फोट कर देते हो। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई आईओ होगा जो चार्जशीट में नष्ट करने वाली इन लीगल दरारों को ना छोड़ता हो। आईओ की ये कमियां जो चार्जशीट में कानूनी दरारें पैदा करती हैं, वास्तव में आईओ के द्वारा तैयार किए गए डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स होते हैं। ये हर केस में होते हैं। आज हम इन्हीं डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स को जानेंगे और उनके द्वारा चार्जशीट में विस्फोट कैसे किया जाए यह भी सीखेंगे। ऐसी पहली लीगल दरार होती है केस के साइट प्लान की। ऐसी कोई केस फाइल हमने पिछले 50 सालों में आज तक नहीं देखी है जिसमें आईओ ने वास्तविक घटनास्थल का बिल्कुल सही साइट प्लान बनाया हो। कहीं ज्यादा कहीं कम गड़बड़ हमेशा होती है। इसलिए एडवोकेट को हमेशा मौके पर जाकर साइट प्लान की कमियों को नोट कर लेना चाहिए। नक्शा असली घटनास्थल से अलग है, यह बात ना तो कंप्लेनेंट जानता है और ना ही वहां कोर्ट में आने वाले दूसरे गवाह जानते हैं। इसलिए वे गवाह कोर्ट में आने पर घटनास्थल का वास्तविक विवरण कोर्ट में बताते हैं। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन के उल्टे पुल्टे सवाल गवाहों से पूछते हो तो सच बरबस ही उनके मुंह से निकल जाता है। शर्मा के घर से पीपल का पेड़ कितनी दूर है? बिजली का खंबा पेड़ से कितने कदम बाद आता है? पीपल के पेड़ और खंबे के बीच रास्ता कच्चा है या उस पर खड़ंजा है? कौन गवाह है जो इन सवालों से बच जाएगा? और जिस आईओ ने खड़ंजे से खून आलूदा मिट्टी उठाई होगी, यह गवाही उसकी स्टोरी पर पता नहीं कितनी जगह गहरे कट लगा देगी। दूसरा झमेला बरामदगी के द्वारा पुलिस करती है। लगभग हर चार्जशीट में माल बरामदगी एक बड़ा फ्रॉड होता है। ध्यान से देखोगे तो 25 आर्म्स एक्ट में चाकू की बरामदगी, 498A में कथित दहेज की बरामदगी और जबरदस्ती संबंधों वाले केस में गद्दे की बरामदगी एक ही पैटर्न पर आपको की गई मिलेगी। और तीनों में से किसी में भी 103 BNSS में बताए अनुसार बरामदगी नहीं की जाती है। इसलिए जब भी सीजर मीमो, जब्ती आदि को लेकर क्रॉस की तैयारी करो तो यह बात मन में ध्यान कर लेना कि सामान पुलिस ने लगाया हुआ है। यही मानकर आप तैयारी करोगे तो सही सवाल बनेंगे और इन सवालों का आईओ के पास कोई जवाब भी नहीं होगा। बरामदगी यदि घर पर, ऑफिस पर, ऐसे पर्सनल स्पेस से हो तो हमेशा सर्च वारंट का सवाल पूछिए। 2 स्वतंत्र गवाहों के बारे में पूछिए। उस स्पेस के मालिक के हस्ताक्षर सीजर मीमो पर कहां हैं यह भी पूछिए। और यदि बरामदगी खुले स्थान से दिखाई गई है तो वहां आम आदमी के आने जाने का सवाल पूछिए। कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते हैं? आरोपी वहां कैसे और कितने समय में पहुंचा था? बरामदगी के समय पब्लिक विटनेस के बारे में पूछिए। कानून के अनुसार यह सब बरामदगी में होना चाहिए था, लेकिन आपको वास्तविक सीजर मीमो के अंदर यह कहीं भी नहीं मिलेगा। सर्च वारंट तो आपने देखा होगा किसी भी फाइल में नहीं मिलता है। कई बार पुलिस जब्ती के लिए आरोपी को ऐसे समय पर घटनास्थल पर ले जाती है जब वहां कोई गवाह मौजूद होता ही नहीं है, जैसे रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वहां ले जाएगी। तो यहाँ के फर्जीवाड़े को आपको सामने लाना है और यह समझ लीजिए कि इस तरह की जो जब्ती होती है, बरामदगी होती है, वह बिल्कुल फ्रॉड है, पुलिस के द्वारा प्लांटेड है, तो उसको तोड़ना आपका काम है। अब हाल ही में नए कानून 105 BNSS ने वीडियोग्राफी का एक जंजाल खड़ा कर दिया है। यह भी आईओ की मुश्किल होती है। आजकल हर एक सर्च एंड सीजर की वीडियोग्राफी करवाई जानी लीगली कंपलसरी हो गई है, लेकिन आजकल की चार्जशीट में आपको वीडियोग्राफी केवल तलाशी लेते हुए पुलिस वालों की दिखाई जाती है। आरोपी का आना, उसका जाना, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करना, कुछ भी वीडियो में नहीं होता। घर के भीतर से बरामदगी के दौरान मेज पर सामान रखकर उसको दिखा दिया जाता है। वीडियोग्राफी में सर्च कतई नहीं दिखाई जाती,
तो ये सारे पॉइंट चार्जशीट को ट्रायल से पहले ही तोड़ देने वाले होते हैं। अब इस केस की पूरी सर्च एंड सीजर बिना वीडियोग्राफी वाली मानी जाएगी, क्योंकि जो वीडियोग्राफी हुई है वह कानून के मुताबिक नहीं है, यानी कानून के विरुद्ध ये सर्च एंड सीजर हो जाएगी। आप यह खुद कंफर्म करें कि 105 बीएनएसएस आईओ को वीडियोग्राफी करवाने की चॉइस नहीं देता कि मनाए तो करवा लो वरना तो ना करवाओ, बल्कि यह आईओ की एक कंपलसरी लीगल ड्यूटी हो चुकी है, उसको करना ही है यह, और यह अकेला पॉइंट पूरी चार्जशीट को कमजोर कर देता है। एक दूसरा बड़ा खेल पुलिस थाने के मालखाने में खेला जाता है। सेक्शन 176 बीएनएसएस और रजिस्टर नंबर 19 की आपसी तालमेल के द्वारा यह खेल खेला जाता है। केवल 176 बीएनएसएस और रजिस्टर नंबर 19 के इस दांव से आप 99% केसेस में पुलिस की रिकवरी को इनएडमिसिबल बना सकते हो। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सेक्शन 176 के अनुसार आईओ मौका पर आते ही मेजर्स फॉर डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर का स्टेप लेता है, यह उसकी लीगल कंपल्शन है। वह आरोपी को अरेस्ट करेगा और केस प्रॉपर्टी को जब्त करेगा। उसके बाद उसकी ड्यूटी होगी गिरफ्तार आरोपी और बरामद माल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। 24 घंटे का वक्त होता है। 95% केसेस में आईओ और मजिस्ट्रेट दोनों गलती करते हैं कि बरामद माल को मजिस्ट्रेट की सील लगाए बिना ही, आईओ की सील लगे लगे ही वापस थाने के मालखाने में भेज देते हैं। इससे थाने में क्या होता है, आईओ भी वही है, मालखाना मुहर्रिर भी वही है, केस प्रॉपर्टी भी वही है और आईओ की सील भी वही है, उसकी केस डायरी भी वही है। सबसे बड़ी बात है कि रजिस्टर नंबर 19 भी वही है, जहां मालखाने के माल की शुचिता को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ सवाल उठाकर आप इन सब चीजों के एक साथ थाने में मौजूद होने को साबित कर सकते हैं और देखिए कि कैसे आपके खिलाफ केस में की गई सारी जब्ती हवा में उड़ जाती है। विस्फोट का अगला सामान आपको आपकी एफएसएल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एफएसएल रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन सबसे बड़ा तुरप का पत्ता मानता है, लेकिन चतुर डिफेंस काउंसिल इसके पॉजिटिव रिजल्ट के बावजूद इस एफएसएल रिपोर्ट को इनएडमिसिबल घोषित करवा देते हैं। यदि घटनास्थल से लेकर एफएसएल की लेबोरेटरी तक सैंपल्स को विशुद्ध रूप में ले जाया जाना चार्जशीट में पूरी तरह से प्रूव नहीं होता है, तो एफएसएल रिपोर्ट का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, उसको आरोपी के खिलाफ नहीं पढ़ा जाएगा। बतौर डिफेंस काउंसिल चार्जशीट मिलते ही आपको यह चेक करना होगा कि घटनास्थल से फोरेंसिक लैब तक वह सैंपल किन किन हाथों से गुजरा है। इन बदलते हुए हाथों का पूरा विवरण और पूरा डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड चार्जशीट पर दिया गया है या नहीं दिया गया है। आपकी चार्जशीट में पूरा डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए, रोड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईओ की सील होनी चाहिए, मालखाना मुहर्रिर का रजिस्टर नंबर 19 का रिकॉर्ड होना चाहिए। सबका सब पूरा रिकॉर्डेड वहां पर होना जरूरी है। आईओ की केस डायरी में भी इसके बाबत सब लिखा होना चाहिए। लेकिन जितनी वास्तविक चार्जशीट हमने देखी हैं, उनमें से कभी किसी केस फाइल में यह डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड आपको कंप्लीट नहीं मिलता। कुछ ना कुछ कमी होती है। आपको कमी पहचाननी और उस पर सवाल उठाने आने चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या आप लोग अपने सामने महसूस करते हो और वह है सीडीआर की टेक्निकल समस्या। आरोपी पर शारीरिक संबंधों का, मर्डर का, डकैती का या ऐसा ही कोई आरोप है कि उसने घटनास्थल पर यह अपराध किया है। ऐसे में आरोपी और उसके वकील साहब सब लोग मिलकर पहले तो 91 सीआरपीसी जो अब 94 बीएनएसएस हो गया है, उसकी एप्लीकेशन लगाना शुरू करते हैं। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि साहब हमारा सीडीआर दे दीजिए। पहली तो बात यह है कि सीडीआर मिलता नहीं है, आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो जाती है, और यदि मिल भी जाए तो प्रोसिक्यूशन केवल एक सवाल पूछता है और आपकी सब मेहनत बेकार हो जाती है। प्रोसिक्यूशन पूछता है फोन घर छोड़कर घटनास्थल पर गया होगा, इसलिए फोन का रिकॉर्ड वहां का नहीं है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी और उसके वकील साहब ने उल्टा कानून लगाया और उल्टा काम किया। अपराध के स्थल पर आपकी उपस्थिति को प्रूव करना प्रोसिक्यूशन का काम है।
आपका काम नहीं है। यदि प्रोसिक्यूशन ने इस बात के लिए पूरा सबूत नहीं लगाया है तो यह प्रोसिक्यूशन का कसूर है। आपको तो केवल इतना पूछना है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कि जनाब 114 जी एविडेंस एक्ट, जो बदलकर 119 जी बीएसए हो गया है, उसको पढ़ लीजिए। इस कानून में यह लिखा हुआ है कि यदि किसी के पास कोई बेहतरीन एविडेंस मौजूद हो और वह उस एविडेंस को कोर्ट में पेश ना करे तो कोर्ट को यह मानकर चलना होगा कि वह एविडेंस उस पेश ना करने वाले के ही खिलाफ होगा। यानी कि लोकेशन सीडीआर प्रोसिक्यूशन दे सकता था, उसी की एजेंसियों के पास लोकेशन सीडीआर होता है, फिर भी प्रोसिक्यूशन ने लोकेशन सीडीआर नहीं दिया तो यह बात प्रोसिक्यूशन के ही खिलाफ पढ़ी जाएगी। यही इस केस की प्रिजम्पशन होगी। हमने आपसे कई बार एविडेंशियरी साइलेंस की चर्चा की है, जहां एविडेंस बिल्कुल चुप हो जाता है। वह एविडेंस जो रिकॉर्ड पर होना चाहिए था लेकिन है नहीं। होटल में जबरदस्ती का आरोप है लेकिन रूम नंबर नहीं बताया गया। फर्जीवाड़े का आरोप है पर संबंधित कागज की केवल फोटोकॉपी लगी हुई है। चोरी का केस दर्ज किया गया है पर वस्तु की ओनरशिप का सबूत नहीं है। इस तरह के ये सारे मामले एविडेंशियरी साइलेंस होते हैं। जो सबूत होना चाहिए वह नहीं है और एविडेंशियरी साइलेंस किसी भी एविडेंस से ज्यादा खतरनाक होता है। डिफेंस का काम इस एविडेंशियरी साइलेंस को कोर्ट के सामने उभारना होता है। पहले क्रॉस में और फिर आर्गुमेंट्स में यह पूछना होता है कि यदि आरोप सच्चा है तो फिर एविडेंस की साइलेंस क्यों है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्यों नहीं ला पा रहा है। यहीं से डिफेंस काउंसिल कोर्ट की सोच को उल्टे बहाव की दिशा में चला सकता है। और उल्टा बहाव क्या है कि एविडेंस ना होने का एक ही अर्थ है कि अपराध हुआ ही नहीं था। कानूनी शतरंज पर यह घोड़े की ढाई घर की चाल होती है जो प्रोसिक्यूशन को सीधा शह और मात कर देती है। इंडियन लीगल सिस्टम वहां खड़ा होता है जहां अदालतों में मुकदमे किस्मत से नहीं कौशल से तय होते हैं। यहां क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सवाल नहीं होते, सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। यहां इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन महज एक सलाह नहीं होती बल्कि पूरे केस की दिशा तय करने वाला पहला निर्णायक कदम होता है। इंडियन लीगल सिस्टम में ड्राफ्टिंग पन्नों का बोझ नहीं होती बल्कि सटीक शब्दों में बुनी गई कानून और रणनीति का जाल होती है। और फाइनल आर्गुमेंट्स अदालतों की नब्ज पर रखे हुए जजमेंट से गाइडेड संतुलित हाथ होते हैं। कोर्ट में जीत शोर मचाने से नहीं मिलती, सही संतुलित रिकॉर्ड, उसकी टाइमिंग और उसके प्रेजेंटेशन से मिलती है। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि कैसे सही क्रॉस, गहरी कंसल्टेशन, बेहतरीन ड्राफ्टिंग और पुख्ता कोर्ट क्राफ्ट मुकदमे को भ्रम से निकालकर निर्णायक स्पष्टता तक ले आते हैं। यहीं मंजिलों पर छाई धुंध को हटाकर साफ और स्पष्ट मंजिल दिखाई पड़ती है।